तो चलिए आज ब्रह्मांड के एक ऐसे फंडामेंटल लॉ को समझते हैं, एक ऐसा नियम जो हमारे थर्मामीटर को काम करने लायक बनाता है। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही कमरे में रखी मेटल की कुर्सी लकड़ी वाली से ज्यादा ठंडी क्यों लगती है? कमाल की बात तो यह है कि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा होता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल हमारे शरीर से गर्मी को ज्यादा तेजी से खींचता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि तापमान को लेकर हमारी अपनी समझ कितनी धोखा दे सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर तापमान को भरोसेमंद तरीके से मापें, तो मापें कैसे? अब देखिए, साइंस को भरोसेमंद न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत होती है। हमें गर्मी की इस फीलिंग को नंबरों में बदलने का कोई पक्का तरीका चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक थर्मामीटर में पारा गर्मी पाकर फैलता है। ये एक ऐसा प्रेडिक्टेबल गुण है जिसे हम आसानी से माप सकते हैं। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि हम आखिर किस फिजिकल स्टेट को मापने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ऊष्मीय संतुलन। ये वो स्टेट है जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर गर्मी का लेन देन बंद कर देती हैं। सोचिए, जब एक गर्म कप चाय धीरे धीरे कमरे के टेम्परेचर पर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो कप और कमरे की हवा दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। यानी सीधी सी बात है, जब दो चीजों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब असली दिलचस्प बात तो ये है कि एक तार्किक नियम है, एक लॉजिकल रूल जो हमें इस इक्विलिब्रियम को हर जगह, हर बार एक ही तरह से मापने की इजाजत देता है। और इसी को कहते हैं द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मप्रवैगिकी का शून्यवां नियम। और इसका जो लॉजिक है ना, वही टेम्परेचर मेजरमेंट की बुनियाद है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा ऑब्वियस लगे, है ना भाई, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन इसका असली महत्व इस बात में है कि ये नियम हमें क्या करने की ताकत देता है। देखिए, ये नियम इतना फंडामेंटल है कि इसे किसी दूसरे नियम से डिराइव नहीं किया जा सकता, और यही बात इसे फिजिक्स की एक आधारशिला बनाती है। ये हमें टेम्परेचर मापने का एक मजबूत आधार देता है। असल में ये नियम हमें एक थर्मोमीटर को तीसरे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। मतलब हम दो अलग अलग सिस्टम्स की तुलना कर सकते हैं, भले ही वो एक दूसरे को कभी छुएं भी ना। और एक मजेदार बात बताऊं, इस लॉ को आर.एच. फाउलर ने 1931 में फॉर्मुलेट किया था, यानी फर्स्ट और सेकेंड लॉ के भी बाद। पर क्योंकि लॉजिकली ये सबसे पहले आता है, इसकी अहमियत को देखते हुए इसे नाम दिया गया जीरोथ लॉ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नियम उन प्रैक्टिकल टूल्स में कैसे बदलता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये पानी के जमने और उबलने के पॉइंट्स पर आधारित हैं, यानी ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स जो बार बार रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स जैसे गहरे साइंटिफिक काम के लिए हमें एक ऐसे स्केल की जरूरत है जो पानी या किसी एक चीज के गुणों पर निर्भर ना हो, एक यूनिवर्सल स्केल। और यहीं पर आते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स, केल्विन और रैंकिन। इन दोनों की शुरुआत होती है एब्सोल्यूट जीरो से, यानी ब्रह्मांड में जो सबसे कम तापमान मुमकिन है वहां से। ये स्केल्स आपस में सीधे सीधे जुड़े हैं। जैसा कि इन रिश्तों से पता चलता है, हम आसानी से सेल्सियस को केल्विन में या फ़ारेनहाइट को रैंकिन में बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि 1 केल्विन का बदलाव 1 डिग्री सेल्सियस के बदलाव के बराबर ही होता है। इससे दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक ही भाषा में काम करना आसान हो जाता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ के देखते हैं। तो देखिए, जीरोथ लॉ हमें ये बताता है कि टेम्परेचर को कैसे मापना है, और टेम्परेचर स्केल्स हमें बताते हैं कि वो कितना है। ये दोनों मिलकर हमें किसी भी सिस्टम में एनर्जी को सही सही ट्रैक करने का एक पूरा ढांचा देते हैं। इसे समझने के लिए इस यूनिवर्सल ट्रांसलेटर वाली मिसाल को सोचिए। मान लीजिए दो लोग हैं जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, पर दोनों एक ट्रांसलेटर से बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को भी समझ सकते हैं, है ना? थर्मोडायनेमिक्स में वही कॉमन भाषा, वही यूनिवर्सल ट्रांसलेटर तापमान है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसे और कितने ऑब्वियस से दिखने वाले नियम हमारी नजरों से छिपे हुए हैं, जो चुपचाप हमारी दुनिया को, हमारे ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं।